नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी बुक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कल पेट के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के पेपर जो लास्ट ईयर आए उसको सॉल्व कर रहे थे। कल चूंकि क्वेश्चन व्याख्या समेत सॉल्व हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए थे, करीब 20 क्वेश्चन हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने से पहले, देखने से पहले आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। लोगों को बताइए इसके बारे में कि जिनको पास बुक उपलब्ध नहीं है वो बुक ले सकते हैं, बुक में किस तरह से व्याख्या की गई है, या वो ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है ना। वो ई बुक्स भी मंगा सकते हैं, उसकी व्यवस्था है, ई बुक्स की मोबाइल पे भी आ जाएगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अधीनस्थ में आया था, ये फेरा एक्ट वाला तो हम लोगों ने कल कर लिया था, इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, है ना। ये जो जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा है, स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता। देखिए, अगर केंद्र सरकार अकेले चाहे तो पूरे देश में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर सकती, लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकती। भारत एक बड़ा देश है, इसकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तो इसका मतलब इसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल रहते हैं। और जहां राज्य और केंद्र दोनों शामिल रहते हैं वो चीजें संविधान में किसमें रखी गई हैं? समवर्ती सूची में। किसमें रखी गई हैं? समवर्ती सूची में। तो इसका आंसर नॉर्मल सी बात है, समवर्ती सूची होगा। तो आप देखिए कि कौन से मैटर है ना, जो मैटर। अब जैसे एम्स है वो केंद्र सरकार के अंडर में रहेगा, राज्य के जो हर एक जिले में चिकित्सा है वो राज्य सरकार के अंडर में रहेगी। इसकी व्याख्या देखेंगे तो आप और चीजों को समझ जाएंगे। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। पहली बात, संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी बातें समवर्ती सूची में भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल राज्य सूची में है, ठीक है ना। केंद्र सरकार भी बहुत सारे काम करती है। तो संविधान के लागू होते समय ये क्या कहते हैं, 7वीं अनुसूची के किस विषय में था? राज्य सूची में। कहाँ था? जन स्वास्थ्य एवं राज्य सूची में। अब संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 थे, लेकिन देखिए वर्तमान में बढ़ के कितने हो गए? 100। राज्य सूची में 66 थे, जो अब हो गया है 61, तथा समवर्ती सूची में 47, और वर्तमान में कितने हो गए? 52। ये करंट में जो बदलाव हुए हैं, संविधान संशोधनों के नए नए जो बदलाव हुए हैं, वो भी सूची में कितने शामिल हो गए? संविधान बनते समय कितने थे, ये भी। तो अब यहाँ पे जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है। कहाँ है? राज्य सूची में। इसीलिए व्याख्या दी है कि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुई है तो उसको सही कर लीजिए चीजों को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सारे, महात्मा गांधी ने बोला पंचायती राज व्यवस्था की बात कीजिए। इससे पहले अगर हम देखते हैं तमिलनाडु, मतलब साउथ इंडिया का इतिहास देखते हैं, तो साउथ इंडिया में हम देखते हैं चोलों ने सबसे पहले स्थानीय व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दिया, ग्राम व्यवस्था पे, पंचायत व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद लॉर्ड रिपन को भी देखते हैं, ये भी जुड़े हुए थे, है ना। उसके बाद भारत सरकार में भी बहुत कोशिशें होती रही, है ना। राजस्थान के नागौर में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत व्यवस्था चालू की। इस तरह चीजें चलती रही, लेकिन संवैधानिक रूप से इनको मान्यता बाद में मिली। संवैधानिक रूप से मान्यता इनको बाद में मिली। नॉर्मल राज्य निर्देशक तत्व में तो ये थे ही, राज्य नीति के निर्देशक तत्व में ये थे ही। तो इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थे। और किस आर्टिकल में थे? आर्टिकल भी आप जान लीजिए किस में थे। 40। किसमें थे? आर्टिकल 40 में। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के निर्देशी तत्वों में की गई थी। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है राज्य उसके लिए स्वायत्त है, इसका ध्यान रख सकता है, इसके लिए कानून बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए ये अनुच्छेद 40 में संविधान लागू होते समय ही कर दिया गया था कि पंचायती व्यवस्था राज्य चाहे तो कर सकता है। लेकिन कुछ राज्यों ने की, कुछ ने नहीं की, कुछ ने एकदम नहीं किया, लेकिन बाद में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, मूल अधिकार अनुच्छेद 1235 भाग 4 में, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में की गई है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और भाग 4 जो ऑप्शन में दिए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तथा भाग 4 के खंड का में मूल कर्तव्य है। फंडामेंटल राइट 51 क्या में है। तो ये आपको बताने के लिए दे दिया गया है जो जो ऑप्शन थे
कि इन इन ऑप्शनों में क्या क्या चीजें हैं और इस हिसाब से व्याख्या करने। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप और कायदे से इन चीजों को समझेंगे, एक एक बातों को समझेंगे। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं था जब संविधान लागू हुआ, बाद में इसको 21वें में शामिल किया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बाद में बनाया गया, पहले ये निधि निर्देशक तत्वों में था। ठीक है, तो अब ये अनुच्छेद 21 में है, इसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ा, और वो संविधान कौन सा था ये भी याद रखना है, 86। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। इसके माध्यम से अनुच्छेद 19 में वाक और शिक्षा का अधिकार दिया गया, और जो अनुच्छेद दिए हैं जैसे 19 में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये संविधान लागू होते समय से ही दी गई थी। अनुच्छेद 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार इसी में है अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है 29, इसलिए जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्न में से किसमें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने रखा? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव थे, लेकिन रखा किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी संविधान सभा में संबंधित ही नहीं थे, उनसे कोई मतलब नहीं है। बी.आर. अम्बेडकर आप जानते हैं समिति के अध्यक्ष थे, बी.एन. राव भी थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में लिख भी दिया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये सब नोट कर लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछता है। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करते थे। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आएंगे, और उनसे रिलेटेड हमने यही कोशिश की है कि सारे उससे रिलेटेड अगल बगल के क्वेश्चन आपको बता दिए जाए कि नेक्स्ट एग्जाम में आए तो आपको फायदा रहे। यही इसीलिए मैं बोलता हूँ, इस बुक को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जीएस के लगभग इसी तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, और जीएस के लिए तो ये बहुत ही जरूरी बुक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक, अभी मैंने बताया था अल्पसंख्यकों के बारे में, अनुच्छेद 29 की बात की थी, यहाँ भी अनुच्छेद 29 दे रखा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 31 में संविधान में की गई है, ये मूल कर्तव्य है उनका, फंडामेंटल राइट है। तो इसको याद रखिए। 21 में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। और 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने खदानों में नियोजन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रतिबंध। इसका मतलब ये बाल मजदूरी से संबंधित है, 14 साल से कम मजदूर बाल मजदूर माना जाता है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 24-14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने खदानों पे नियोजन में प्रतिबंध है, और भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक के लिए, यही एग्जाम में पूछा है, भाषा, लिपि और उनकी संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। देखिए 29 के बारे में बताया जो तो सही आंसर है, इसके अलावा अनुच्छेद 21 और 24 के बारे में भी आपको बताया गया। यही आपको फायदा है कि बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो अगल बगल की चीजें भी आपको लर्न हो जाएंगी, या बुक में से देखेंगे तब भी लर्न हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर्स। देखिए अब साइंस के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ठोस चालक में धारा के वाहक कौन होते हैं? तो थोड़ा सा इसको समझिए। जो ठोस है, ठोस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, अणुओं के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण कण इधर उधर गति नहीं करते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है तो कण आपस में एक जगह इकट्ठे रहते हैं। इसके अलावा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में या सॉलिड में टहलते रहते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। करंट की परिभाषा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे ठोस चालक में धारक वाहक हमेशा कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा क्या कहलाता है? करंट। उसी को करंट ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जब फ्लो होगा तो करंट प्रवाहित होगा। आप तो नॉर्मल सोचिए, ये एक एटम है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस,
है ना। और इस न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव कण है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल कण है, और बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि यही धारा को प्रभावित करने में के लिए जिम्मेदार है। तो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, कंडक्टर। देखिए, और यहाँ थोड़ी सी चीज और जान लीजिए। कंडक्टर का मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सके, इंसुलेटर का मतलब जिसमें से करंट ना फ्लो हो सके, और सेमी कंडक्टर का मतलब जिसमें से कुछ हो सके कुछ ना हो सके। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइंस का, है किसका है, ये देखिए, ये इसकी व्याख्या, ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इन पे निगेटिव चार्ज होता है 6.67 10⁻⁻⁹ कूलाम का। ये सारी चीजें हैं। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब आपको बताया जाएगा तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जो होता है, ये प्रकाश को नापने की इकाई है, दूरी को नापने की इकाई है। तो ये प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को लाइट ईयर बोलते हैं। तो खगोलीय दूरी या बहुत अधिक दूरी को नापने के लिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर। अगर लाइट ईयर की बात करें तो 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। इतने किलोमीटर के बराबर एक लाइट ईयर होता है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, लाइट ईयर। इसकी आप व्याख्या भी देख लीजिए कैसे बुक में दी है। ये प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की जाती है, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको भी याद रखिए। और एक बात और यहाँ याद रखिए, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसको बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं, पारसेक। ये लाइट ईयर से भी बड़ी होती है, याद रखिए। कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे एंगस्ट्रॉम छोटी इकाई है, उसी तरह पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आते रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लीचिंग पाउडर को लेके। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम क्लोराइड होता है। तो CaSF4 को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये रखने की चीजें हैं, है ना। देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया, जिप्सम हो गया। सोडियम क्लोराइड बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है, ये सब एग्जाम में। सोडियम कार्बोनेट साधारण नमक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हो गया। और सारी चीजें भी याद रख लीजिए। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट को साधारण नमक भी बोलते हैं। ठीक है। और इसे सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl। ये उल्टा लिख दिया है इन लोगों ने, देखिए इन लोगों ने उल्टा लिख दिया है, इसको मैं सुधार दे रहा हूं यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, और NaCl साधारण नमक होता है, ये NaCl है। और सोडियम कार्बोनेट है NaCO3। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा होता है। आप देखिए यहाँ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट यही खाने वाला सोडा है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, ये सल्फेट है, और कैल्शियम सल्फेट क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये लिखते समय इन लोगों ने गलती कर दी है, ये याद रखना है। ये सही है, ये सही है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट नहीं, H है तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट उसको बोलते हैं। ठीक है। तो कभी कभी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। ये बुक अभी छप रही है और प्रिंटिंग सुधार दी जाएगी, इसलिए ये दिखाया जाता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन द 80 कैरेट गोल्ड। देखिए, प्योर गोल्ड जो होता है उसमें जो सोना होता है 100% होता है, और 100% जो होता है वो कितना होता है, 24 कैरेट का। कितना होता है, 24 कैरेट का। तो इसकी मतलब है 100% रिलेटेड है 24 से। ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। तो 100% 24 से रिलेटेड है, तो 18% कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा 75% ही आएगा।
18 कैरेट 75% आएगा। तो पहले आप बात को समझ लीजिए कि सोने में जब हम सोने का दाम देते हैं, है ना, तो क्यों जब सोने का दाम देते हैं तो उसको प्योर गोल्ड हमको क्यों नहीं मिलता। आप एक चीज पहले समझिए, सोना एक मुलायम धातु है। अगर इसके आप गहने बनवा लेंगे प्योर गोल्ड के और पहनेंगे तो सब पिचक जाएंगे, सारा डिजाइन खराब हो जाएगा, सारा अंगूठी उंगूठी का डिजाइन सब बदल जाएगा। इस वजह से उसमें तांबा मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? तांबा मिला दिया जाता है, जिससे उसमें मजबूती आ सके और जो डिजाइन बनाया जा रहा है वो बना रहे। तो इस वजह से 18 कैरेट का सोना ही इस्तेमाल होता है नॉर्मल गहने बनाने में, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा? 75% बी होगा। देख लीजिए, यहाँ व्याख्या समेत निकाला भी गया होगा। ये देखिए 24 कैरेट में 100%, तो 18 कैरेट में 18/24 मल्टीप्लाई 100 और निकल के आएगा क्या? 25%। ये मैथ का क्वेश्चन है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि 24% में 100% होता है, तो आप निकाल लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। जितने सिट्रस फ्रूट हैं, रसदार फल हैं और वो भी खट्टे फल, सब में विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी हमारे दांतों के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप देखे होंगे कोरोना काल में हम लोग विटामिन सी की गोलियां खा रहे थे। और नॉर्मल बात करें तो स्कर्वी रोग, दांतों से और मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और ये संतरे में, नींबू में, आंवले में, सारे खट्टे रसीदार फलों में पाया जाता है विटामिन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन सी। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, लिखा भी है संतरे में बहुत है विटामिन सी होता है। विटामिन सी साधारणतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए इसका नाम एंटी स्कर्वी भी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्लूकोगोमा, जेरोथेलेमिया, बहुत सारे आंखों के रोग होते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, ये भी यहीं पे जान लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट बात ये है, केवल विटामिन ए का दिया है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, चूहे पे खोजा गया था इसलिए रेटिनॉल है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी, ग्लूकोमा रोग, जेरोथेलेमिया होता है और बच्चों का विकास भी रुकता है, ठीक है। तो हमारा सी के हिसाब से था, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये खट्टे रसेदार फलों में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी से रिलेटेड है। देखिए वहां सब कुछ आना है। अब आपने इतिहास के कुछ क्वेश्चन आए थे, सॉल्व कर लिए, ठीक है। पॉलिटी के कुछ आए थे, इकोनॉमिक्स के कुछ आए थे, इन सब चीजों को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग हिंदी पे आ गए हैं, क्योंकि हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। इंग्लिश के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो सब हाल करना है, केवल एक ही चीज से तो काम चलेगा नहीं। अब हिंदी, एकल का विलोम, तो एकल माने एक, तो विलोम पूछा है तो क्या होगा? बहुल होगा, नॉर्मल सी बात है। पर्याप्त का कम होगा, है ना। अकेला का क्या होगा? बहुत सारे लोग। तो एकल का, एकल, अकेला, ये तो एक ही शब्द है, तो एकल का विलोम पूछा है तो विलोम क्या होगा? बहुल। यहां लिख भी दिया गया है, एकल का बहुल, पर्याप्त का अपर्याप्त, अकेला का दुकेला और उपयुक्त का अनुपयुक्त विलोम शब्द है। तो ये आप रटना है, आपको खोलिए और चीजों को रटिए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी का अगला क्वेश्चन है दर्प पर्यायवाची है। दर्प माने होता है अहंकार, गुस्सा, ठीक है ना। तो तिरस्कार, व्यथा, पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। तो अहंकार, स्वाभिमान, तो इसका होगा दर्प माने अहंकार होता है। देखिए इसकी व्याख्या भी लिखी होगी। दर्प का पर्यायवाची देखिए यहाँ लिखा हुआ है अहंकार, तो क्या आंसर है? अहंकार। दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व। व्यथा का पर्यायवाची दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। स्वाभिमान का पर्यायवाची आत्मगौरव, आत्मसम्मान। तो यहाँ देखिए आपको साथ क्या किया गया, जो 4 ऑप्शन, साथ में 3 ऑप्शन और दिए गए हैं सही आंसर, उनके भी पर्यायवाची दे दिए गए हैं, जो अगले एग्जाम में आप क्या सकते हैं। इस वजह से बुक को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, या वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और चीजों को नोट डाउन कीजिए, है ना। इनसे आपको आने वाले एग्जामों में बहुत सहायता मिलने वाली है। बात करते हैं मन को हरने वाला, जो मन को हर कर ले, तो मनोहर, मदमस्त, मदमयी, मर्मांतांक। तो मदमस्त जिसका बस ना हो, ठीक है। मनोहर जो हर ले, मनोहर मन को हरने वाला, माना हरण करने वाला, मनोहर। तो इसका आंसर क्या होगा?
मनोहर। तो एक वाक्य के लिए तो ये देखिए, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। मन को हरने वाला क्या हो गया? मनोहर। मर्म तक पहुंचने पर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मर्मंतांक, और जो मद में उन्मत्त हो वो मदमस्त, टिप्सी। अंग्रेजी में एक वर्ड यूज किया जाता है टिप्सी, मदमस्त आदमी। तो यहाँ सबके आपको दे दिया गया है कि अनेकार्थी का क्या एक शब्द होगा। जो आंसर है वो क्या होगा आपका? मनोहर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना सुनने से ही लग रहा है एक छोटी सी चीज में बहुत बड़ी चीज भर देना। इसका मतलब है थोड़े में बहुत कुछ कहना। थोड़े में बहुत कुछ कहना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये तो बातों बातों में, ये तो गांव में लोग बोलते भी रहते हैं गागर में सागर भरना। तो ये इस मुहावरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना, उसके अलावा लोहा मानना मतलब हार मान लेना। तो ये पर्यायवाची है। बहुत सारे पर्यायवाची आपको लर्न करने पड़ेंगे, उनकी व्याख्या। अब शुद्ध वर्तनी, ये देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन होता है, क्योंकि हिंदी आप लिखते नहीं, और जब लिखेंगे नहीं ज्यादा तो शब्दों की एरर होने की बहुत संभावना रहती है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये हो गया महत्वाकांक्षा। ये महत्वाकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षा है, तो इसका सही होगा महत्वाकांक्षा। क्या होगा? सी आंसर। शुद्ध वर्तनी इसकी होगी सी। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द महत्वाकांक्षा है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी। अब आते हैं हम लोग हिंदी के अगले क्वेश्चन पे। हिंदी नहीं, इंग्लिश चालू हो गया है। अब क्या चालू हो गया है? इंग्लिश। हिंदी के क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश पे आ गए। इसमें एक पैराग्राफ दिया है और शायद पैराग्राफ से ही आंसर बताने हैं। अब इसको बार बार हमको पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखना पड़ेगा। और इसमें पहले नॉर्मल पढ़ने क्या दिया है इसमें? नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी। नेहरू जो थे उनमें उनका व्यक्तित्व कई तरह का था। किताबें भी लिखते थे, आज़ादी के लिए भी लड़ रहे हैं, संवैधानिक जानकारी भी उनको बहुत ज़्यादा थी, अच्छे वकील थे, है ना। तो क्या था? मैनी साइडेड पर्सनालिटी उनके अंदर थी। ही एंजॉयड रीडिंग एंड द राइटिंग बुक्स, लिखने और पढ़ने का भी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड द सोशल एविल्स, के खिलाफ भी लड़ते थे। इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन द परफेक्ट बैलेंस। उनके हिसाब से जो वैज्ञानिक है वो भी सही है, और मानववाद जो है वो, विज्ञानवाद और मानववाद, इनके हिसाब से दोनों चीजें अगर आपस में तालमेल में लगा के रखें तो दुनिया बहुत सही ढंग से चलेंगी। आपको जान लीजिए कि ये मार्क्स के सिद्धांत को भी मानते थे, समाजवादी भी थे। इन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। दैट वी शुड नरिश the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in the man's affair, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in the life and the beauty of nature. है ना, वो दोनों चीज करते थे। जब वो साइंटिस्ट थे तो वो इन सब चीजों को नहीं मानते थे, और जब वो मानवतावाद में आते थे तो इन चीजों को मानते थे। Children the adore, unlike Wordsworth, he did not see the trailing clouds of the glory from their recent sojourn in the heaven. He saw them as blossom of promise and renewal, the only hope of mankind. वो जानते थे कि जीवन का मानववाद ही जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए क्या है? आगे बढ़ाने वाली चीजें। आशा की किरण है मानववाद। साइंसवाद अपनी जगह है, विज्ञानवाद अपनी जगह है। ये अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे मेरे ख्याल से, और उन क्वेश्चनों पे बात करते हैं। जैसे मैनी साइडेड पर्सनालिटी, अभी मैंने क्या बताया? बहुत सारे गुण जो एक ही आदमी के अंदर हो, तो अ पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन इन द सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, पंडित नेहरू एंजॉयड रीडिंग, राइटिंग, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स। सबके खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए क्या थे? मैनी साइडेड पर्सनालिटी थे। राइटिंग और रीडिंग का भी इनको था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उस पैसेज से। पंडित नेहरू एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, नो डाउट यही होना चाहिए आंसर, क्योंकि पैराग्राफ में यही लिखा हुआ था। और डूइंग ऑल दीज, अब यहाँ पे देखिए, जल्दी मत कीजिए, यहाँ पे क्या है? फाइटिंग एंड पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, इसके खिलाफ भी थे, और रजिस्टरिंग टेरिमनी के खिलाफ भी थे, और डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। तो डी में क्या है? ऑल दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, पैराग्राफ के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, आपको अपनी चीजें नहीं लिखानी है, पैराग्राफ में जो दिया है उसी के हिसाब से आंसर देना है। तो डूइंग ऑल दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। उनके हिसाब से ह्यूमनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस, बिल्कुल गलत। उन्होंने बताया दोनों चीज समान है, साइंस इज सुप्रीम, ये भी गलत है। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इस पैराग्राफ में यही नेहरू बताते हैं कि मानववाद और विज्ञानवाद दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये समाज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर
यही होगा, देख लीजिए दिया भी होगा ये, ठीक है। द थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ reflects Pandit Nehru's point of view that is science and the humanism are the equally important. As the third sentence of the paragraph reads, in him the scientists and the humanists were held in the perfect balance. तो इन्होंने दोनों के बारे में बताया है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। फेमस माने जो बहुत फेमस हो, सिनोनिम का मतलब एक तरह से पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब अपोजिट वर्ड होता है, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। तो यहाँ फेमस मतलब जो प्रसिद्ध हो, पॉपुलर, एकदम सिंपल सा आंसर है इसका, क्या होगा, पॉपुलर। और थोड़ा सा देख लीजिए, फेमस, वेल नोन, मैनी पीपल, दैट्स पॉपुलर। अवेफुल, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, स्टडी, डेवलपिंग, ग्रोइंग और हैपनिंग ग्रेजुअली एंड द रेगुलर रेट, धीरे धीरे बढ़ना स्टडी कहलाता है। और फुल का मतलब है वेरी बैड, बहुत बुरा, और फेमस का मतलब है वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर। तो यहाँ फेमस का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, पॉपुलर। ये एकदम सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गिव एंटोनी, यहाँ देखिए अपोजिट पूछा है। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकें, तो जिसके आर पार ना देख सके उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शक या ओपेक, क्या बोलते हैं, ओपेक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट का ओपेक, देखिए आंसर है सी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इसका सही आंसर सी हो गया। अब यहाँ क्लियर दिया है, ये तो एंटोनिम नहीं सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। ये व्याख्या भी देख लीजिए, लिम्पिड यूज्ड अबाउट लिक्विड के लिए यूज होता है, जहां पे लिम्पिड है तो अब ओपेक होगा। हमेशा जानिए ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या होगा, ओपेक होगा। अगला है ये, अब कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग टाइप से आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के आ रहे हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन हो गए, हिंदी के भी क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जैसे है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑर्निथोलॉजिस्ट, देखिए पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। अब है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, किसको बोलते हैं, पक्षी विज्ञान, तो पक्षी के लिए हो गया। और नर वैज्ञानिक किसका अध्ययन करते हैं, इन्वायरमेंट का कि मैनकाइंड का। नॉर्मल सी बात है, नर माने पुरुष होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्ययन करते हैं। नर वैज्ञानिक मानव का भी अध्ययन करते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए पक्षी विज्ञानिक पक्षी का, नर वैज्ञानिक किसका, मैनकाइंड का, सी आंसर हो जाएगा। तो बहुत ऐसा नहीं है पेट का पेपर बहुत कठिन आता है, बहुत कठिन नहीं आता। आप सामान्य जानकारी पढ़िए, है ना, इसी तरह की क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक अच्छा परसेंटेज आप पेट में बना सकते हैं। जब अच्छा परसेंटेज पेट में बनाएंगे तभी तो आगे के एग्जाम देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए दही, मक्खन, पनीर, तेल। अब इसमें नॉर्मल आप देखिए कि दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, ये सब दूध से भी बने हुए प्रोडक्ट हैं, जबकि तेल दूध से नहीं बनता है। इसका मतलब इसमें अलग कौन सा है, तेल। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑयल, जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं करता तो वो ऑयल है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके बारे में। अगला, ये कुछ क्या कहते हैं, वर्ड दिया है और वर्ड को कोडिंग से दूसरे वर्ड को बताना है। जैसे वर्ड दिया है प्रोडक्शन, उसको लिख रहा है ये QQ, PCB एंड PUMT। हाउ इज द ओरिएंटेशन रिटन। अब हमको इसमें समझना है और इस समझने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ABCD। क्या लिखना पड़ेगा, ABCD। और ABCD जब लिखने पे लिखेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे, जैसे ये हम लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 लेटर लिख दिए। अब जो पहला वर्ड दिया है प्रोडक्शन, उसमें P के बाद क्या लिखा है, P की जगह क्या लिखा है, Q। तो ये है हमारा P और P की जगह Q लिखा है, मतलब अगला लिख दिया है। तो यहाँ O है तो O की जगह आप लिख दीजिए P। अगले शब्द चल दीजिए। फिर R, देखिए प्रोडक्शन में R है और R की जगह भी क्या लिख दिया है, Q लिख दिया है। R एक आगे चला गया है, मतलब ये पीछे चला आया है, तो आपका यहाँ क्या है, R है, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, एक पीछे जाएंगे तो R के पीछे क्या आएगा, Q आएगा, तो ये भी आप भी यहाँ लिख दीजिए Q। फिर उसके बाद I या O, इसमें प्लस1 गया है तो आप भी अगले शब्द में I, ABCDEFGHI, तो I के बाद क्या है, J है,
तो जे लिख दीजिए। तो ये नॉर्मल सी बात है। मतलब अब यहाँ समझिए, इन्होंने जो सीक्वेंस दिया है, एक शब्द में प्लस किया है और अगले में माइनस किया है। एक बार आगे बढ़े हैं, एक बार पीछे आए हैं, एक बार आगे बढ़े हैं और एक बार पीछे आए हैं, और कभी कभी दो आगे बढ़ जाते हैं, दो पीछे बढ़ जाते हैं। यही सब क्वेश्चन आते हैं। कभी नंबर से क्वेश्चन आते हैं, इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 करके पूरे 26, और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देंगे 2 3 5 को ABCD लिख रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे। तो ये आप समझिए नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। बस आप पूरी ABCD एक बार लिख डालिए, फिर उसको मिलाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है ये, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, संबंधों से। संबंधों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और संबंध आपको समझना चाहिए और उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या है? रीता की ओर इशारा करते हुए, रीता मान लीजिए एक फोटो है, यह एक लड़की है, उसकी ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, अरे माँ के पुत्र का। अब यहाँ देखिए, ये मान लीजिए रीता है, ये रीता है, रीता की ओर इशारा कर रहा है निखिल, और निखिल क्या बोल रहा है? मैं उनकी माँ। तो रीता की माँ, मदर आ गई, माँ के पुत्र का, इनका जो बेटा होगा वो रीता का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, रीता का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, और इसका भी ये पुत्र है, कौन? निखिल। निखिल भी इसका पुत्र है। अब रीता निखिल से किस प्रकार से संबंधित, तो इसको क्या कहेगा? बुआ ही तो कहेगा। इसको क्या कहेगा? 3 पीढ़ी की बात यहाँ की गई है, नॉर्मल समझिए। रीता की ओर इशारा करता है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल, मैं उनकी माँ, तो उनकी माँ, उनके माँ का बेटा, और उस बेटे का भी मैं बेटा। मतलब रीता का मेरे पिता क्या हो गए? भाई हो गए। तो मैं रीता को क्या बोलूंगा? बुआ बोलूंगा। मैं रीता क्या बोलूंगा? बुआ बोलूंगा। देखिए इसकी व्याख्या तो खुद ही समझ में आ जाएगी आपको। ये देखिए, निखिल, अतः संबंध आ रही है, रीता निखिल की बुआ है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बस इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए और इस तरह से बना लीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जब बना लेंगे तो अपने आप आंसर आराम से सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, ये आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द 25 ऑफ अगस्त इन अ ईयर, ठीक है, थर्सडे में 25 अगस्त है और उस दिन क्या है? थर्सडे है। द नंबर ऑफ मंडे इज दैट मंथ, ये बहुत आसान है। अगस्त में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो इसको पीछे चलते जाइए और उसके बाद पता चल जाएगा कि 1 अगस्त को क्या पड़ेगा। 1 अगस्त के बाद आप काउंटिंग कीजिए कि कितने सोमवार पड़ेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगस्त में 1 तारीख को 25 को गुरुवार है। ठीक है, इसके बाद पीछे जाइए और उसके बाद 1 तारीख को देखिए कौन सा दिन है। उसके बाद कितने होंगे? 4 ही हफ्ते तो होंगे, और 4 हफ्ते में आप निकाल लेंगे कितने सोमवार पड़ेंगे, कितने सोमवार पड़ेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर सी 22, 23, 24, 25। अब यहाँ देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अतः महीने में सोमवार कितने को पड़ा? 1 को पड़ा, 8 को पड़ा, 15 को पड़ा, 22 को पड़ा और 29 को पड़ा। तो टोटल सोमवार क्या हो गए? 5 हो गए। बस ये वीक लेट चालू हुआ ये। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको केवल लिखना है। 1 महीना बहुत दिन नहीं होता, 25 अगस्त से पहले के लिख डालिए और गुरुवार के पहले लिख डालिए बुधवार, और इस तरह जब लिखेंगे सोमवार काउंट करते जाइए और आराम से आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। और 25 के आगे देखिए इस महीने में कितना सोमवार पड़ेगा। 25 को अगर क्या कहते हैं गुरुवार है तो 25, 26, 27, 28, 29, ये देखिए 29 को फिर सोमवार पड़ जाएगा और उसके बाद महीना खत्म होगा, सोमवार नहीं पड़ेगा। और उसके पीछे चले जाइए, 4 बार पड़ा है, तो टोटल नॉर्मल कितने सोमवार पड़े हैं? 5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस उस समय अपना पैशन मत खोइए, आराम से देखिए, है ना, आराम से देखिए कैसे सॉल्व करना है, तब आप आराम से सॉल्व कर लें। तो देखिए 50 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन मतलब आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, वो भी सॉल्व करने हैं, नो डाउट करेंगे ही, लेकिन दैट्स है ना, बहुत बड़ा वीडियो नहीं। आप आराम से 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पहले 1-2 दिन समझिए, फिर नेक्स्ट करेंगे।